तो अब अगला जो है आपका रिपोर्टिंग। कोई भी पुस्तकालय हो, संगठन हो, संस्था हो, तो आप रोज की जिंदगी में भी देखते हैं, गार्जियन भी आपके होते हैं। तो जब आप काम करते हैं अपने गार्जियन का, तो आप अपने गार्जियन को आकर रिपोर्ट करते हैं कि मैंने ये काम कर दिया और इस तरह से किया। एक छोटा बच्चा है, उसको होमवर्क दिया जाता है तो अपने गार्जियन को आके, अपने टीचर को आकर के रिपोर्ट करता है कि मैंने ये काम, ये मैथमेटिक्स बना दिया है और इस तरह से बनाया है। तो उसी तरह से पोस्टकॉर में, कॉर अभी भी नहीं आया है, पोस्टकॉर में किसी भी संस्था, संगठन, पुस्तकालय, ऑफिस इत्यादि में जो भी स्टाफ होते हैं, अपने ऊपर वाले अधिकारी को समय समय पर अपने काम का रिपोर्टिंग करना होता है, ब्यौरा देना होता है। हम लोग भी देते हैं, हम लोग भी बना करके रखते हैं, पहले लिख करके रखते थे, अब एमएस एक्सेल में, एमएस वर्ड में बना के रखते हैं कि कब रिपोर्टिंग मांग दिया जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अपने काम का ब्यौरा देते हैं, यानी कि क्यों होता है ऐसे, क्यों, वजह क्या है, रिपोर्टिंग क्यों लिया जाता है, रिपोर्ट प्रतिवेदन जिसको कहते हैं, रिपोर्ट क्यों करते हैं अपने उच्च अधिकारी को। यानी कि रिपोर्टिंग इसलिए किया जाता है कि वो अपने काम और कर्तव्यों के प्रति जो है सचेत रहे, सचेत रहे कि मेरा ये कर्तव्य है। कभी भी रिपोर्टिंग, आपने कैटलॉगिंग कितनी की, आपने किताब कितना इशू किया, आपने इंडेक्सिंग कितना बनाया, आपने एब्स्ट्रैक्टिंग कितना किया, आपने पीरियोडिकल की एंट्री कितनी की, तो ये लिख करके रखा जाता ताकि रिपोर्ट वक्त वक्त पर इसलिए मांगा जाता है, कभी भी मांगा जा सकता है कि बताइए एक हफ्ते में क्या काम किया, एक दिन में क्या काम किया, एक महीने में क्या काम किया, जाके वो स्टाफ जो है सचेत रहे, सचेत रहे। यानी स्टाफ ने क्या क्या काम किया है, किसी स्टाफ पर नजर रखती, इसके जरिए से नजर रखी जाती है। नजर आपके सामने नहीं है, नजर रखना कहते हैं ना कि इस पर नजर रखो, इस पर नजर रखो, स्टाफ पर या किसी आदमी पर। तो नजर कोई जरूरी नहीं है कि अपनी आंखों के द्वारा रखी जाए, स्टाफ के, इससे क्या होता है, रिपोर्टिंग के जरिए से भी नजर रखी जाती है। स्टाफ के दिल में ये डर बना रहता है, क्या बना रहता है, डर कि मैं अच्छे से काम करूं, सही काम करूं, कम काम नहीं करूं, है ना। तो रिपोर्टिंग क्या है, रिपोर्टिंग नजर रखने ही का एक हिस्सा है। नजर रखना, ये आम लैंग्वेज में भी बोला जाता है, नजर रखना, नजर रखने का एक हिस्सा है। अब मान लिया कि किसी स्टाफ को कोई काम दिया गया, आदेश दिया गया, उस आदेश के अनुसार उसने काम किया कि नहीं, उस आदेश के अनुसार उसने काम किया कि नहीं तथा कितना किया, तो ये जो है हमारा जो है ये चीज़ें, इस पर नज़र रखी जाती है, इसी को रिपोर्टिंग कहते हैं। हम रोज़ देखते हैं, रोज़ाना रिपोर्ट बनानी पड़ती है। अब क्या है देखिए, आप देखते होंगे कि बड़े जो पोस्ट वाले हैं, कमिश्नर हैं, डीएम हैं, ये तो रिपोर्टिंग ही में वक्त गुजर जाता है इनका, इनका ज़्यादातर समय जो है रिपोर्टिंग में गुजर जाता है। विभाग में भी हम देखते हैं कि बहुत सारी रिपोर्ट बनानी पड़ती है, कई प्रकार की सूचनाएं मांगी जाती हैं। तो सूचनाएं क्या है, रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट मांगी जाती हैं। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर को, यानी कि कमिश्नर है, हेड है, डायरेक्टर है, तो मतलब जिंदगी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो पार्ट लाइफ है, इम्पोर्टेंट जो लाइफ है उनका, बहुत बड़ा भाग जो है उनकी जिंदगी का, उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा भाग रिपोर्टिंग में गुजर जाता है, रिपोर्टिंग में गुजर जाता है। तो रिपोर्टिंग हायर अथॉरिटी, चीफ मिनिस्टर मांग देगा, मिनिस्टर मांग देगा, तो हमेशा मुझे तो नहीं लगता, हम लोगों तो लगता है कि डीएम और कमिश्नर और इत्यादि बड़े बड़े आला अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी बहुत सुकून से होंगे, मगर ऐसा नहीं होता। उनको हमेशा रिपोर्टिंग, चूंकि उच्च अधिकारी उस पर नजर रखते हैं, इस रिपोर्टिंग के जरिए से, इस गलत तो रिपोर्ट दे सकता नहीं, कुछ गलत दे सकता है, मगर पूरा काम हुआ कि नहीं हुआ, पेपर पर भी उसे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। अब देखते होंगे आपकी प्राइवेट संस्था, सरकारी संस्था में तो छोड़ दें, उसका टाइम बाउंड प्रमोशन होता ही है, मगर यह है कि सरकार, प्राइवेट जो संस्थाएं होती हैं उसकी रिपोर्टिंग
पर ही जो है उसका प्रमोशन टिका रहता है। तो उसकी रिपोर्टिंग कैसी है, मतलब प्राइवेट जो है बैंक है और बहुत सारी चीज़ें हैं, प्राइवेट संस्था कंपनी है, तो रिपोर्टिंग अच्छी है, रिपोर्टिंग मतलब अच्छा काम किया है, अगर अच्छी रिपोर्टिंग है तो उनका प्रमोशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ऊपर के अधिकारी जो निर्देश या काम दिया था उसका पालन हुआ कि नहीं, इसे रिपोर्टिंग कहते हैं। ऊपर के अधिकारी ने जो निर्देश या जो काम दिया था वो काम उसका पालन हुआ या उसने वो काम किया कि नहीं, उसे ही हम रिपोर्टिंग कहते हैं। तो 6 पॉइंट हो गया। अब आखिर में है बजटिंग। बजटिंग ये सारे क्रियाएं हैं, वर्ब्स हैं। आय और व्यय, आय और व्यय का बनाना, यानी आय आप देखते होंगे लेजर में डेबिट एंड क्रेडिट, आय इनकम और खर्च का बनाना, उसी को बजटिंग कहते हैं। अब कोई भी संस्था या संगठन हम बना रहे हैं या पुस्तकालय को बना रहे हैं या उसको चलाने के लिए बजट बनाना पड़ता है। कितना पैसा लगेगा, क्या चीज में खर्च होगा, कितना पैसा इसमें लगेगा, कहां से आएगा और किस पर खर्च होगा, कहां से आएगा तथा कहां खर्च होगा, यही बजटिंग है। बजटिंग क्या है, किसी भी संस्था को चलाने के लिए मनी की जरूरत होती है, बजटिंग की, यानी कि आय की भी, यानी इनकम की भी। तो सिर्फ इनकम आ गया नहीं, कहां खर्च होगा ये भी जरूरत पड़ती है। तो उसका बजट का भी बनाना पड़ता है, निर्माण करना पड़ता है, क्योंकि धन जरूरी है, धन के बगैर तो नहीं काम होगा, धन के बगैर तो काम नहीं होगा। आय और व्यय, इनकम एंड एक्सपेंसेस, यानी कि कितना और कहां से पैसा आएगा, कितना और किस चीज पर खर्च होगा, कितना आएगा तथा किस चीज पर खर्च होगा, इन दोनों के बीच में तालमेल बनाने को बजट कहते हैं। अब आ रहा है कम, ज्यादा थोड़ी खर्च कर देंगे, आ रहा है कम तो ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, जितना आएगा उतना ही खर्च होगा। जैसे कि सरकार भी बजट, देखा होगा बजट होता है नहीं, इस पर इतना खर्च करेंगे, तो बजट प्रोवाइड करती है। तो सरकार किसको करती है, पूरे इंडिया लेवल पर बजट बनाती है, बजटिंग करती है। फिर वो उस बजट में से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के काम को इतना पैसा दिया। बजट बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मगर खुद अपने लिए भी बजट बनाती है, खुद अपने विभाग डिपार्टमेंट के लिए भी बजट बनाती है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को इतना पैसा देना है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इतना पैसा देना है, HRD यानी कि उसको पैसा देना है, मिनिस्ट्री ऑफ पशुपालन जो है उसको इतना पैसा देना है। फिर मिनिस्ट्री क्या करती है, अपनी अपनी संस्थाओं को, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, क्योंकि हम अभी पुस्तकालय को लेकर के चल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में बहुत सारे पुस्तकालय हैं। तो पुस्तकालय जैसे कि सारे राजा राम मोहन फाउंडेशन, कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी, ये सारे जो है आपको ये हैं, सारी संस्थाएं हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो पैसा देती है अपने डिपार्टमेंट को, कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी को इतना दिया, इतना राजा राम मोहन फाउंडेशन को दिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, 1 करोड़ रुपया खुदाबख्श लाइब्रेरी को दिया, 2 करोड़ रामपुर रजा लाइब्रेरी को दिया, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को इतना दिया। तो अब क्या किया, सरकार ने मिनिस्ट्री को दिया, मिनिस्ट्री ने अपने डिपार्टमेंट को दिया और डिपार्टमेंट ने फिर अपने यहाँ आय और व्यय का निर्माण किया कि 1 करोड़ रुपया जो आया है तो 5 लाख रुपया किताब पर खर्च करेंगे, 50 लाख रुपया स्टाफ की सैलरी पर खर्च करेंगे, जर्नल पर इतना पैसा खर्च करेंगे, उसमें प्लान और नॉन प्लान इत्यादि होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम तय करते हैं और व्यय को, जितना पैसा आया खर्च कहाँ कहाँ करेंगे, कहाँ कहाँ से आएगा, तथा आय और व्यय यानी कि कहाँ कहाँ पैसा कहाँ से आएगा और कितना खर्च होगा, किस चीज़ पर खर्च होगा, ये दोनों बीच के में तालमेल बनाने को ही बजट कहते हैं, जान लीजिए। और बगैर बजट के कोई संस्था पुस्तकालय चलाना मुमकिन नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। सरकारी या प्राइवेट संस्था दोनों में आय व्यय की जरूरत पड़ती है, सरकारी हो या ये हो। अब दोनों में जो है क्या होता है, दोनों में थोड़ा फर्क है। पैसा आया सरकारी संस्था में तो व्यय करने के लिए हम सरकारी नियमों का पालन जरूर करेंगे, मगर प्राइवेट संस्थाओं में नियमों का पालन करना जरूरी नहीं है। जो GFR है, जनरल फाइनेंशियल रूल, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बना दिया, उसी के मुताबिक हम व्यय करेंगे, खर्च करेंगे बजटिंग पर। पोस्ट कॉर्ब भी आखिरी है, पोस्ट कॉर्ब, इसको हम
क्या करेंगे, खर्च करेंगे, याद रखिएगा। तो प्राइवेट में कोई नियम का पालन नहीं करते, आपका प्राइवेट संस्था है, जहां चाहिए खर्च कर दीजिए, किसी स्टाफ को पैसा ज्यादा दे दीजिए, कुर्सी टेबल कंप्यूटर पर ज्यादा खर्च कर दीजिए। मगर सरकार का नियम होता है, दोनों में फर्क है, नियम के साथ हम आय व्यय करेंगे, और प्राइवेट संस्था में जो आय व्यय करेंगे वो नियम का पालन करना जरूरी नहीं है, कर भी सकते नहीं भी। तो आय व्यय का जो तालमेल बनाते हैं और जो ये बनाते हैं कि कहां से आएगा और कैसे आएगा, कहां खर्च होगा और कैसे खर्च होगा, इसी को बजटिंग कहते हैं, इसी को बजटिंग हम कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये सारी जो है, ये सारा किसी भी संस्था को बनाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए किसने दिया, ल्यूथर ग्यूलिक ने ये सिद्धांत दिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी सिद्धांत का उपयोग करके हम अपने घरों में भी कोई प्रोग्राम, कोई संस्था, कोई काम करने जा रहे हैं, घर बनाने जा रहे हैं, जैसे मैं मिसाल दिया, तो ये सारा काम हम जो है करते हैं, ये सारा काम हम करते हैं। तो ये आपका शुरू हुआ। अब मैं फिर से लेकर के आपको चलता हूं। तो मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं, और एक मैं एमएस वर्ड पर एक फाइल खोल देता हूं। और इसको मैं थोड़ा बोल्ड, कॉपी पेंसिल लेकर के 16 पर कर देता हूं, और ये मैं बोल्ड कर देता हूं। अब आप लिखेंगे ल्यूथर ग्यूलिक, ये सर इसका पीडीएफ मिलेगा सर? पीडीएफ नहीं, पीडीएफ नहीं है, पोस्टकॉर्ड, पोस्टकॉर्ड। ये जो जितनी चीज़ें मैंने बोला, तो क्या सारी चीज़ें पीडीएफ में नहीं आ पाएंगी, अगर बनाएंगे भी तो नहीं आ पाएंगे। पी, देखिए ये आता है, थोड़ा साइज थोड़ा और बड़ा कर दीजिए। बड़ा कर दें, ठीक है, ओके ओके। अब नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, हाँ, यस सर, यस। पोस्टकॉर्ड। अब जैसे कि आ जाएगा क्वेश्चन कि P स्टैंड्स फॉर, P का मतलब क्या है पोस्टकॉर में, इन द पोस्टकॉर, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, P स्टैंड्स फॉर इन द पोस्टकॉर, इन द कॉर। अब ये इस तरह से मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, वन, प्लानिंग, प्रमोशन, दूसरा प्लानिंग, इत्यादि। तो ये चार ऑप्शन में क्या है, तो आप प्रमोशन तो नहीं लिखेंगे। आपको जब मालूम है कि पोस्ट कॉर्प का मतलब जो है प्लानिंग है, तो ये आप तुरंत जो है फौरन क्या करेंगे कि इसमें जो है आप उसी ऑप्शंस को बी सी ए डी को जो है हो सकता है डी में नन ऑफ द एबव रहे, इनमें से कोई नहीं, तो ये चीज़ें जो हैं आप लिख देंगे। मीन्स प्लानिंग, ओ means या stands organizing, organizing, S staffing, उसके बाद D directing post, C
C means कोऑर्डिनेटिंग, CO यहाँ पर कर देंगे, CO कोऑर्डिनेटिंग R means reporting B budgeting, B means budgeting, budgeting। इसको ज़रूर याद कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चन इससे रहता है पोस्ट कॉर्प से, इसको ज़रूर आप ये कर देंगे। इसको लिख लें पहले, और ये समझ में आ गया है आपको। अब ये देखिए ल्यूथर ग्यूलिक, ल्यूथर ग्यूलिक जो थे, LUTEH, ल्यूथर ग्यूलिक, ग्यूलिक GULLIC, ग्यूलिक। ये जो है ये 17 जनवरी 1892 को पैदा हुए। 17 जनवरी बॉर्न कर दीजिए, 17 जनवरी 1892 को पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? ओसाका में पैदा हुए, जापान में पैदा हुए। 17 जनवरी 1892 में, 17 जनवरी 1892 में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? तो जापान में। तो ये आपको ये पूरा डेट हो सकता नहीं आए, मगर ये है कि डेट जो है इसका आ सकता है, मे बी पॉसिबल, यही ऑब्जेक्टिव है। और ये जो डेथ किए वो 1993 में, डेथ किए 1993 में डेथ हो गया। अब ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, जो फंक्शन उन्होंने दिया, तो ल्यूथर ग्यूलिक ने जो दिया फंक्शन, वो आपका प्रकाशित हुआ 1937 में। ये कब प्रकाशित हुआ? 1937 में। 1930 में इन्होंने 30 या 35 में, एग्जैक्ट नहीं याद है मुझे, तो 37 में ये प्रकाशित हुआ। पब्लिक एक उनका पेपर छपा, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मगर वो जो प्रकाशित हुआ वो एक और ऑथर के नाम के साथ प्रकाशित हुआ, लिंडेल अर्विक। देखिए ये अकेला इनको माना जाता है कि ल्यूथर ग्यूलिक ने अकेला इनको मतलब कि ये दिया, मगर ये जो प्रकाशित हुआ ये पेपर किसमें प्रकाशित हुआ? तो ये 1937 में प्रकाशित हुआ। ये दोनों ने, ल्यूथर ग्यूलिक, मैं इसको कॉपी कर देता हूं, and LYNDAL, लिंडल अर्विक, URWICK। मगर देखिए क्वेश्चन के हिसाब से कीजिएगा, अगर ये नहीं होगा तो आप इसको नहीं लिखेंगे। अगर रहा तो ये दोनों को आप याद रखेंगे कि ये दोनों मिल करके, इन दोनों ने मिल करके इसको लिखा था। तो एक पेपर प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था? 1937 में। 1937 में इन्होंने ये पोस्ट कॉर्प का जो सिद्धांत है, ये जो चीज़ें दी थी, और इनका जो पेपर था वो नाम था आपका, क्या नाम था? तो पेपर ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये इन्होंने इसमें जो है इनका पेपर प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1937 में। 1937 में ये पेपर प्रकाशित हुआ था। ये तो ये आपका क्वेश्चन जो आ सकता है कि ल्यूथर ग्यूलिक कब पैदा हुए? ऑप्शन वन 1890 में, दूसरा 1891 में, 1892 में इत्यादि हो सकता है। लगातार रहे, कंफ्यूज करने के लिए लगातार हो सकता है, ऐसा नहीं होता है।
ये 1890, 91, 92, 93, 94 ये लगातार हो सकता है। तो कब हुए थे? 1892 में। कहाँ पैदा हुए थे? तो जापान में। अगर शहर का मेरे नाम यस छूट गया, ओसाका। डेथ कब हुए? तो 1993 में हुए। तो इन्होंने साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक पेपर लिखा, इन दोनों ने लिखा, इन दोनों ने मिलकर जब पब्लिश हुआ इन दोनों का नाम आया, मगर ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो ल्यूथर ग्यूलिक ही का दिया हुआ है, ल्यूथर ग्यूलिक का दिया हुआ है, ये जान लीजिएगा। तो इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे छापा था, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको प्रकाशित किया था। पब्लिश्ड बाय कर देते हैं, पब्लिश्ड बाय यहाँ पर कर देते हैं, पब्लिश्ड बाय ल्यूथर ग्यूलिक ने। अब ये चीज ध्यान दीजिए, इसको पहले लिख लीजिए तो बताता है। पोस्टकॉर्प का जो है ये जो पूरा है ये सारी चीजें, पी मीन्स प्लानिंग, तो पी का क्या मतलब है? प्लानिंग है। ओ का क्या मतलब है? ऑर्गेनाइजिंग है। एस का क्या मतलब है? तो स्टाफिंग है। डी का क्या मतलब है? डायरेक्टिंग है। सी ओ, अकेला सी नहीं है, सी ओ का मतलब कोऑर्डिनेटिंग है। आर का मीन्स रिपोर्टिंग है। तो इन सबों पर 1 2 3 4 5 6 7 जो ये 7 ये जो फुल फॉर्म है, ये सातों से आपको जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में इसका क्या मतलब है ये आ सकता है। दूसरा ये आ सकता है ल्यूथर ग्यूलिक के बारे में कि किस में प्रकाशित हुआ। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का नाम आपको दे सकता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको छापा था। तो कब छापा था, प्रकाशित किया था? तो 1937 में इसे जो है प्रकाशित किया गया था। 1937 में इसे प्रकाशित किया गया था, याद रखिएगा 1937 में इसे प्रकाशित किया गया था। इसी तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन और आ सकता है कि बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कहा जाए एक क्वेश्चन इस तरह से, इनमें से कौन नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following is not correct, is not correct, यानी कि सब है मगर एक सही नहीं है अबाउट पोस्टकॉर्न। अब पहला मैं देता हूं, घुमा करके भी क्वेश्चन आ सकता है। पहला, ग्यूलिक क्वाइंट द एक्रोनिम ऑफ पोस्टकॉर्न। दूसरा, इट्स इनकॉर्पोरेटेड the function of manager, the function of manager। उसके बाद it considers human का elements in an organization, हो गया। चौथा, it is an expression of administrative principles। तो 1 2 या ABC जो भी रहे, मान ले कि हम यहाँ ABC कर देते हैं, ABC।
ये ग्यूलिक का ये पोस्टकॉर्ब एक्रोनिम है, यानी कि उसका सिद्धांत है ये, उन्होंने ग्यूलिक ने दिया ये सिद्धांत। इट्स इनकॉर्पोरेटेड बाय द फंक्शन ऑफ मैनेजर, ये मैनेजर के फंक्शन से रिलेटेड है, उनके काम से रिलेटेड है, इसमें है वो चीज़ डायरेक्शन से रिलेटेड। इट कंसीडर ह्यूमन एलिमेंट्स इन, और ह्यूमन का एलिमेंट्स तत्व इस ऑर्गेनाइजेशन में इसके बारे में है, इसमें इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल सिद्धांत का एक्सप्रेशन है। तो इनमें से कौन नहीं है, उलट करके भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, जिसको मैंने एक एग्जांपल दे करके आपको बताया, ये क्वेश्चन हो सकता है। और तो ये इसमें से कौन होगा बताइए, आप लोग अनम्यूट करके सर बताएं। डी, सर डी होगा। मैनेजर का तो सी फंक्शन होगा है। सर। हाँ, और लोग बताएं। सी सी किसने कहा, सी किसने कहा? सर डी होगा। हाँ, अब बताइए, नाम भी बताते चले जाएं। बी किसने कहा? हाँ थोड़ा, हाँ ये ग्यूलिक ने दिया पोस्टकॉर्ब, ये अभी बताया हमने। मैनेजर का फंक्शन है कि नहीं इसमें, मैनेजर के यस डायरेक्शन सर है। अब बताइए, ह्यूमन का तत्व है ऑर्गेनाइजेशन में, ह्यूमन का एलिमेंट्स है, यस यस ह्यूमन एलिमेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिद्धांत है। कौन, बी किसने बताया था, बी, सी किसने बताया था? बी और सी किसने बताया था? सी किसने बताया है। सी किसने बताया? पुष्पा सर। हाँ पुष्पा। हाँ सी ही दो होगा, लोगों ने बताया। हाँ सी होगा, किसने बताया? सी होगा। ह्यूमन, यस सर। ह्यूमन एलिमेंट्स थोड़े ही है ऑर्गेनाइजेशन में, इन है, इन ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन है उनका एलिमेंट्स है इसमें। मगर ये पोस्टकॉर्ब का ग्यूलिक ने दिया, क्वाइंड किया, वर्ड है क्वाइंड एंड एक्रोनिम। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के ये मैनेजर के फंक्शन है, इसमें डायरेक्शन है, पोस्टकॉर्ब डायरेक्शन देना, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल के सारे एक्सप्रेशन है इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन का, मैनेजमेंट का पूरा सिद्धांत है इसमें। तो इस तरह से भी सर मुझे लगा कि इसमें ह्यूमन एलिमेंट भी है, इसी चलते मैंने उसको सही नहीं किया। वही। मतलब अब देखिए conception इधर नहीं। एक और इस तरह से क्वेश्चन जो है आ सकता है, मैं एक एक करके बता देता हूँ। इन पोस्टकॉर्ब, इन पोस्टकॉर्ब इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा। इन पोस्टकॉर्ब CO स्टैंड्स, CO स्टैंड्स, लैंग्वेज अलग हो सकता है, स्टैंड्स फॉर, अब यहां हम कर देते हैं कोऑपरेशन, दूसरा कोरिलेशन, तीसरा कलेक्शन, चौथा कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटिंग, ये दोनों रह सकते, कोऑर्डिनेटिंग। अब बताइए कौन होगा सब में? डी कोऑर्डिनेशन, सर कोऑर्डिनेशन, गुड, होगा, ये ऑब्वियसली है। तो ये एक क्वेश्चन आपको मिसाल दिया हमने। तो इसी तरह से P स्टैंड्स फॉर, O स्टैंड्स फॉर, S स्टैंड्स फॉर, CO स्टैंड्स फॉर, DA स्टैंड्स फॉर, और B स्टैंड्स फॉर भी हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन में जो लिखे कोऑर्डिनेटिंग होगा ना सर? हाँ, एक ही ऑप्शन दो बार लिखा गया। हाँ लिखा गया, वो मिस्टेक, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। अब देखिए एक हाँ, अब एक चीज और देते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन किया जाए कि बताइए इनकम एंड एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंसेस का के बारे में पोस्टकॉर्ब में, इनकम एंड एक्सपेंसेस पोस्टकॉर्ब में
किस फंक्शन के थ्रू काम किया जाता है? इनकम एंड एक्सपेंस, बजटिंग बजटिंग। हाँ, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, किसमें किया जाता है? बजटिंग। कहा जाए कि ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन को के स्टैंड करने से पहले हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? प्लानिंग प्लानिंग करते हैं। तो घुमा फिरा करके जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मगर इसमें से एक दो क्वेश्चन तो 100% आपको रहता है, नेट में भी रहता है, एनवीएस में भी रहता है, तो ये सारे चीजों में रहता है। तो एक ही तरह के पैरेलल टाइप आंसर दिए हुए रहते हैं कि आप कंफ्यूज्ड हो जाएं। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होता है कि कोऑर्डिनेशन है कि कोऑर्डिनेटिंग है, कोऑर्डिनेशन बजट है कि बजटिंग है, प्लान है कि प्लानिंग है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, याद रखेंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, अब जैसे स्टाफ है कि स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग निर्देश देना, कोऑर्डिनेशन है कि कोऑर्डिनेटिंग है, रिपोर्ट है कि रिपोर्टिंग है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता। ये वर्ब को आईएनजी दे करके बना दिया गया है, ये वर्ब को आईएनजी दे करके बना दिया गया है। तो ये आपका पोस्ट कॉर्प सिद्धांत हो गया। प्लानिंग में आप क्या सोचते हैं? आप सोच करने से पहले सोचना, फिर एक बार दोहरा देते हैं जो टाइम बचा हुआ है, करने से पहले सोचने को प्लानिंग कहते हैं। आप घर बना रहे हैं, शॉप खोल रहे हैं, एक अपना दुकान, एक बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ये सारा संगठन है। बिजनेस एस्टैब्लिश करना भी एक संगठन बनाना है। आप शॉप खोल रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, एक दुकान खोल रहे हैं, एक छोटी सी दुकान भी खोल रहे हैं, तो आप प्लानिंग जरूर करते हैं कि क्या करना है, कब करना है और हाउ, कैसे करना है, ये जरूर सोचते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में यानी कि जो आपके पास सोर्सेज हैं, सोर्सेज, मैन के सोर्सेज, मनी के सोर्सेज एंड फिजिकल सोर्सेज, यानी कि आपके पास दुकान के लिए, शॉप के लिए जगह तो होगा, जगह चाहिए ना, पैसा भी चाहिए और स्टाफ भी चाहिए। अगर बड़ी दुकान खोल रहे हैं या स्टाफ की शक्ल में आप खुद रहेंगे, यही बात हो सकती है, तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजिंग में आ जाएगा। स्टाफिंग का रिक्रूटमेंट करना, अगर कोई संगठन आप कर रहे हैं तो स्टाफिंग का इसको म्यूट कर दें, आवाज डिस्टर्ब होगा आप लोगों को भी, म्यूट कर दें अपने आप को। तो स्टाफिंग का रिक्रूटमेंट करना तथा स्टाफिंग का रिक्रूटमेंट करने के बाद उनको इनकरेज करना और बनाए रखने के लिए इनकरेज करना, बनाए भी रखना है। स्टाफ का रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना इत्यादि, तो उनको बनाए रखने के लिए वो स्टाफिंग में आ जाता है। उनको डायरेक्टिंग, निर्देश देना, स्टाफ को, अपने सबऑर्डिनेट को निर्देश देना, कोऑर्डिनेटिंग, आपस में समन्वय स्थापित करना। कोऑर्डिनेशन से बहुत बड़ा फायदा होता है संस्था को, संगठन को, आपस में कोऑर्डिनेशन। देखा होगा आपने, कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है किसी संस्था में तो बर्बाद हो जाता है। पता चला कि स्टाफ ही आपस में जो है लड़ गया, कोऑर्डिनेशन नहीं था एक दूसरे से। जो कल आपको पढ़ाएंगे, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उसको कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बहुत अच्छा 14 प्रिंसिपल है। हाउ मेनी प्रिंसिपल्स? तो ये जो है ये आता है 14 प्रिंसिपल्स जो है पढ़ाएंगे, तो उसमें भी ये सारी बातें आएंगी। मगर ये चीजें जो है संस्था को खड़ा करने से पहले, संस्था को बनाने से पहले ये सारे काम कर दे। कोऑर्डिनेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन, बड़े से छोटे, छोटे से बड़े तथा छोटे से छोटे, बड़े से बड़े स्टाफ, सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि बड़ा से छोटा, छोटा से अथॉरिटी से नीचे वाले स्टाफ को, बल्कि सब में कोऑर्डिनेशन, समन्वय होना चाहिए। समन्वय से क्या होता है, आपस में हेल्प होता है और कम समय लगता है। उनके पास कोई चीज़ है, हमने ले लिया, मेरे पास कोई चीज़ है, डेटा है, हमने उनको दे दिया, है ना, ऐसा होता है। जैसे मान लिया जाए उदाहरण के लिए, एक आज इस साल मैंने फर्नीचर का हमने ये किया, स्टॉक वेरिफिकेशन किया। स्टॉक वेरिफिकेशन किया तो हमने एक्सेल पर पूरा डेटा बनाया कि इतना चेयर है, इतना टेबल है, इतना ये है, इतनी चीज़ें हैं, इतनी कंप्यूटर है, कंप्यूटर का भी किया, तो डेटा बनाया। तो डेटा बनाया तो आपस में कोऑर्डिनेशन है। अगले साल जो है दूसरे को ये मिलेगा आपको, ये करने के लिए, स्टॉक वेरिफिकेशन करने के लिए, तो उसको आप अपना डेटा दे देते हैं, आपस में कॉपरेशन है, डेटा दे देते हैं, तो क्या होगा, उनका समय बचेगा और आप उसको हेल्प कर दे रहे हैं, तो आपको और अच्छा काम करेगा। वो जहां आपने डेटा बनाया है, तो डेटा बनाने का समय जो है उसको बर्बाद नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन से और बेहतरीन काम होगा और आगे की चीजें वो सोचेंगे फिर।
और सोचेंगे कि अब इसमें तो वक्त बर्बाद नहीं करना है, उसको किया जाए, तो और अच्छे से वर्क रिपोर्ट जो है बनाएंगे, यानी कि ये काम करेंगे। जो भी रिपोर्ट बनाना हो या फिर स्टॉक वेरिफिकेशन करना हो तो वो कोऑर्डिनेशन से हो जाएगा। मगर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या हम रिपोर्ट देंगे? हम नहीं देंगे रिपोर्ट, हम नहीं देंगे रिपोर्ट। हम क्यों देंगे? हमने मेहनत से बनाया है। तो क्या होगा कि इंस्टीट्यूशंस का भी नुकसान होता है, संस्था का नुकसान होता है। इससे कोऑर्डिनेशन आपस में, आमतौर पर देखा होगा कि आपस में कोऑर्डिनेशन हर जगह नहीं होता है, तो मोहल्ले का भी नुकसान होता है, घर का भी नुकसान होता है, घरों में भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता। तो इन सब में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। और अपने ऊपर वाले को मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग करना, बच्चा भी एक होमवर्क करता है, होमवर्क दिया गया कि भाई टास्क है, तो आपको जो काम निर्देश दिया गया, निर्देश मीन्स डायरेक्टिंग जो किया गया है, डायरेक्शन जो दिया गया है कि कैटलॉगिंग आपको करना है, आपको क्लासिफिकेशन करना है, आपको बुक इशू करना है, आपको पब्लिकेशन का काम करना है, तो उसकी काम की रिपोर्टिंग, इस पर नज़र बनाए रखना। रिपोर्टिंग के ज़रिए से सारे लोग रिपोर्टिंग करते हैं, गार्जियन को भी बच्चे रिपोर्टिंग करते हैं, और आप भी अपने सीनियर को और हम भी अपने सीनियर को रिपोर्टिंग करते हैं कि मैंने क्लास ले लिया सर, रिपोर्टिंग हो गया। आपने क्लास लिया, कितने बजे से लिया? तो मैं रिपोर्टिंग लिख करके भेजता हूँ कि इतना ये टॉपिक था, इतने बजे से इतने बजे तक मैंने क्लास लिया, ये इस डेट में लिया, इस डे में लिया, ये, और इसका जो है आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने कॉलेज को रिपोर्ट दिया, अपने हायर अथॉरिटी को जो रिपोर्ट किया, तो ये वो कोऑर्डिनेशन डायरेक्टर नज़र बनाए रखे हुए है इस रिपोर्टिंग के ज़रिए से। बजटिंग, आय और व्यय का तालमेल बनाना। पता चला आय कम है, व्यय ज़्यादा कर दिया तो तालमेल नहीं हुआ। आय और व्यय, जितना पैसा आया उसको तालमेल बनाना। आपके पास आया 5 करोड़ रुपया, 3 करोड़ आपने 2 करोड़ रुपया स्टाफ के लिए रख दिया, 1 करोड़ रुपया या 50 लाख इसके लिए किताब के लिए, जर्नल के लिए रख दिया, 50 लाख रुपया फर्नीचर के लिए, कुछ कंप्यूटर के लिए। तो इस तरह से तालमेल बनाना। अगर कम पैसा आया है तो व्यय भी कम करेंगे। तो आय और व्यय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट भी इसे आप कह सकते हैं। तो डेबिट एंड क्रेडिट करना, यानी कि आय और व्यय का उपयोग, सदुपयोग करना, अच्छे से उपयोग करना, उसी को बजटिंग कहते हैं। बजट बनाना, बजट बना के भेजिए, गवर्नमेंट भी मांगती है इंस्टीट्यूशंस, तो हम बना के भेजते हैं, उसके हिसाब से वो पैसा भेजती है, आय व्यय जो भी भेजती है, हम व्यय करते हैं, उसको ऑडिट देखता है, ऑडिटिंग होता है, जानते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पोस्ट